Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलो, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, या तो फिर हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, 7 पॉइंट्स हमने पढ़ा था, जैसे कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडेप्टेशन टू चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब हमारा जो टॉपिक है, पार्ट है, वह है ऑर्गेनाइजेशनल का प्रोसेस कितने हैं। यदि हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो टोटल कितने प्रोसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये याद रखना, कभी कभी आ जाता है टोटल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कितने हैं, 4 हैं। कभी कभी आ जाता है टोटल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूछता है, या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेप्स शामिल होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 4 स्टेप्स शामिल हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, याद रखना। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखो नोट्स में हमने क्या लिखवाया है इसके बारे में, तो लिखवाया है कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द टोटल वर्क टू बी डन इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसका मतलब जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं, एक संस्थान के अंदर जितने भी काम है, सारे कामों को सेलेक्ट करना। ठीक है, सारे कामों को सेलेक्ट करो, चुनो और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉब्स। छोटे छोटे जॉब में बांट दो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनेकों काम हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनेकों काम हो सकते हैं, तो हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। पहला प्रोसेस, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान बाय डिवाइडिंग द वर्क, बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमोंग द एम्प्लॉय। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने क्या किया, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। याद करोगे तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि हम अपना जो है इंस्टीट्यूट का जो है एक HR डिपार्टमेंट रख रहे हैं, और क्या क्या बताया था, कुछ याद है क्या, बोलो। HR, वो तो हमको भी याद था, तो हमने लिख दिया है। म्यूजिक टीचर, ओके, म्यूजिक टीचर, लैब, स्पोर्ट, बस नहीं 5 था। एक टीचिंग, मेन चीज तो तुम लोग छोड़ ही दिए हो। अरे स्पोर्ट में PT टीचर आ जाएगा। अरे जो मेन काम होंगे टीचिंग, पढ़ाने वाला काम ना, स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है। हाँ, कितना बढ़िया जवाब है, इसको छोड़ करके, टीचिंग छोड़ के बाकी सारा काम अच्छा है। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का समझते हैं मतलब। पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, ये तुम्हारा जो नोट्स है उसको मैं पढ़ के बतला देता हूँ क्या है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द टोटल वर्क टू बी डन इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी in accordance with the previously determined plan by dividing the burden of the work can be shared among the employee। उसके बाद फिर लिखवा है, इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड स्किल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड बाय डिवाइडिंग द वर्क। अब सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम थे, सारे कामों को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज नोन एज जॉब्स। तो टोटल कितने जॉब हो गए, 5 प्रकार के जॉब हो गए, 5 डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, तो 5 जॉब्स हो गए।
अब हर जॉब में क्या हो जाएगा, एक आदमी को पहले ये पूरा काम करना पड़ रहा था, जब ऑर्गेनाइजिंग वो किया तो 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। मतलब कि मेरे ऊपर जो बोझ था वो बोझ को हमने क्या कर दिया, 5 अन्य लोगों में बांट दिया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में अपना बोझ को बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट मैंने बनाया, 5 प्रकार का डिफरेंट एक्टिविटी मैंने बनाया, तो ये पांचों को मैंने क्या कर दिया, अपना भार का अर्पण कर दिया, लोगों को दे दिया, जिससे क्या हो गया, हमारा जो है वर्कलोड है वो इन लोगों में भी शेयर हो गया। ठीक है, हमारा वर्कलोड क्या हो गया, इन लोगों में भी शेयर हो गया। अब जब ये भाई साहब अपना काम करते रहेंगे, ये भी भाई साहब, सारे भाई साहब अपना अपना काम करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये सब काम करते 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 एक्सपर्ट बन जाएंगे। सारे के सारे लोग क्या बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो होते हैं, लोगों को एक्सपर्ट्स भी बनाता है, लोगों को एक्सपर्ट भी बनाता है, स्पेशलाइजेशन बनाता है। ठीक है, और इससे मैनेजर के जो काम हैं वह हल्का हो जाता है। ओवरऑल यदि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में बात करें तो पहला पॉइंट जो था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि कार्यों को पहचानना और कार्यों को बंटवारा करना। तो इसके अंदर कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी गतिविधि है, जितने भी काम है, सबको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द वर्क, कितने हिस्से का काम है, जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सबको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, क्योंकि देखो जब छोटे छोटे हिस्सों में तुम बांटोगे तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तुमने एक प्रॉपर प्लानिंग किया होगा पहले से, है ना। तो जब तुम छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे तो पहले से जो तुम्हारा प्लान बना हुआ था वह प्लान पे आसानी से अमल कर सकते हो। यदि मान लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास बर्डन ऑफ वर्क है, बहुत सारा काम है, और उसके लिए तुमने प्रॉपर भले ही प्लान बना लिया है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ काम ऐसे होंगे जो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग न चले। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि तुम्हारे पास बर्डन ऑफ वर्क है, ये करना है, वो करना है, अरे दिमाग से उतर गया, क्या करना है। ठीक है, लेकिन यदि तुम अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बाकी लोगों को दे देते हो और उस काम का एक छोटा सा हिस्सा तुम अपने पास रखते हो, तब वहाँ पे भूलने वाली संख्या जो है वह कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही 2 काम है करने को, बाकी सबको तुमने काम सौंप दिया था। तो जो प्लान हमने बनाया था वह प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सही तरीके से, जो हमने प्लान बनाया था उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क का होना जरूरी है। दूसरा क्या था, ग्रुपिंग द जॉब्स, है ना, एंड डिपार्टमेंटेशन, यही है ना, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन। नाम से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, डिपार्टमेंटेशन, ग्रुपिंग द जॉब्स, हमने ग्रुप कर दिया सबको, जॉब्स को, सारे जॉब्स को हमने ग्रुपिंग कर दिया और हर जॉब्स का एक अपना अपना डिपार्टमेंट बना दिया। इसमें हमने क्या लिखवाया है, यह जो है ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा स्टेप है। ठीक है, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन जो है ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप है। इसके अंदर लिखवा है, इन ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, टू कंबाइन और ग्रुप द सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। एक ही प्रकार का काम, देखो टीचिंग डिपार्टमेंट मैंने रखा है, तो टीचिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं शामिल होगा ना। टीचिंग डिपार्टमेंट में क्या एक ही सब्जेक्ट, एक ही चीज़ शामिल हो गए, एक ही टीचर शामिल होंगे? नहीं, जितने भी पढ़ाने वाले टीचिंग इन नेचर के होंगे, चाहे अकाउंट्स पढ़ाने हो, हिंदी पढ़ाने वाले हो, इंग्लिश पढ़ाने वाले हो, मैथ पढ़ाने वाले हो, साइंस पढ़ाने वाले हो, सोशल स्टडी पढ़ाने वाले हो, संस्कृत पढ़ाने वाले हो, कंप्यूटर पढ़ाने वाले हो, फिर मैथिली पढ़ाने वाले हो, तेलुगु पढ़ाने वाले हो, तमिल पढ़ाने वाले हो, पूरा हम CBSE की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज टीचर भी होते हैं। ठीक है, तो पढ़ाने वालों की हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। तुम लोग पढ़ाने वाले हो जी, तुम लोग पढ़ाने वाले हो, तुम लोग टीचर हो। ठीक है, तुम लोग पढ़ाने वाले हो तो तुम लोग क्या हो, टीचर हो। ग्रुपिंग द जॉब्स, हमने जॉब्स को ग्रुप कर दिया।
एंड उस जॉब को मैंने नाम दे दिया। तुम लोग का क्या है, तुम लोग कौन से जॉब हो, तुम लोग कौन से डिपार्टमेंट के हो, टीचिंग डिपार्टमेंट के हो तुम लोग, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, टीचिंग डिपार्टमेंट रख दिया, हमने उसे क्या कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। तो सबसे पहले ग्रुपिंग द जॉब्स हमने किया, उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। हो सकता है कहीं कहीं डिपार्टमेंट बनता है, कहीं कहीं डिवीज़न बनते हैं, कहीं कहीं सेक्शन बनते हैं, लोग तरह तरह की अपना अपना नाम दे सकते हैं। ये चॉइसेस योर्स है कि तुम कौन सा नाम देना पसंद करोगे, डिपार्टमेंट, डिवीज़न, सेक्शन, ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो फिलहाल मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है। तुम लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है? डिपार्टमेंट, डिवीज़न, सेक्शन के अलावा और कुछ सोच लो। दे कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस विच एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जितने भी टीचिंग वाले लोग होंगे उन्हें हम उनकी योग्यताओं और उनके कामों के आधार पे उन्हें ग्रुपिंग करेंगे। अब तुम खुद बता दो, तुम्हारे टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई एचआर होगा, पैसा का हिसाब किताब करने वाला होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई एचआर होंगे पैसा का हिसाब किताब करने वाले? मतलब कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में टीचर्स, मैंने बोल दिया कि ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हियर आर टीचर्स, इसमें कोई एचआर होगा? नहीं भाई, तुम लोग का अलग डिपार्टमेंट बना दिए तो उसमें सिर्फ टीचर ही होंगे ना। एक नेचर के वर्क होने चाहिए ना उसके अंदर, एक नेचर के अंदर वर्क होने चाहिए। यदि उसमें तुम कहते हो कि एचआर भी है, यदि तुम कहते हो कि लैब टेक्नीशियन भी है, तो बताओ बाबू, तुम तो सबको खिचड़ी पका दिए, डिपार्टमेंट का ही दही बन गया। दिमाग का दही तो होता था, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट का दही बन जाएंगे, है ना। तो सबको अलग अलग जो है काम मिलने चाहिए और सबको अलग अलग कामों के आधार पे डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है। काम के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हमने लिखवाया है, डिपार्टमेंट में भी क्रिएटेड, मैन्युफैक्चर करने का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग करने का अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस करने का अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों ना हो जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों ना हो जाए, सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, समन्वय, मतलब कि यूनिटी। जब तक लोग एक दूसरे की सपोर्ट करने की भावना नहीं रखेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य जो था, वह फुलफिल नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तीसरा है असाइनिंग द ड्यूटी, असाइनिंग द ड्यूटीज, मतलब कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी भी लिखवाए होंगे। असाइनिंग द ड्यूटी का मतलब देखो, हमने सबको बोल दिया तुम लोग टीचर वाले डिपार्टमेंट के हो जी, तुम लोग टीचर वाले डिपार्टमेंट के हो, तुम क्या पढ़ाओगे? साइंस, उर्दू, हिंदी, तो डेली खा के आना पड़ेगा भिंडी। एसएसटी, सोशल स्टडी, ड्राइंग, संस्कृत, बायो तो चलो ठीक है, कोई नो इशू। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट। तो असाइनिंग द ड्यूटी, सबको ड्यूटी दो भाई। एक मैनेजर का ये भी काम है, ऑर्गेनाइज जब कर रहा है तो हर किसी को अपना एक ड्यूटी दो। अब देखो, मान लो एक ही ड्यूटी एक से ज़्यादा लोगों को मत दो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम वही नेचर की ड्यूटी को जो है, वही नेचर के पर्सन को एक बैकअप में रख सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने बोला, तो तुमने क्या बोला था? साइंस पढ़ाने को। तो एक टीचर साइंस का है जो बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं। एक और भी टीचर हो सकते हैं उस विद्यालय में जो बच्चों को साइंस पढ़ा, लेकिन एट ए टाइम 2 टीचर साइंस नहीं पढ़ाएंगे, 2 टीचर जो है केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, 2 टीचर बायो नहीं पढ़ाएंगे, 2 टीचर फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे एट ए टाइम। ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल होना चाहिए, क्योंकि देखो ईच एंड एवरी पर्सन्स का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकते हैं।
बच्चों के ऊपर ऊपर से स्किप करेगा। बैकअप में तुम टीचर को रख सकते हो जो प्रेजेंट में जो नहीं आ रहे, तो ये बैकअप टीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अन्य कामों जितने भी तुम्हारे पास लोग हैं सबको तुमको काम सौंपना पड़ेगा। अब बैकअप में तुम एक टीचर्स को, बैकअप में तुम एक स्टाफ को हायर कर सकते हो जो करेंटली जो है वो काम नहीं कर रहा है, करेंटली वो एब्सेंट है या करेंटली जो है टेम्पररी रूप से वो जॉब को छोड़े हुए है, तो ऐसी स्थिति में उसका वो काम संभाले ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम ठप ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अकम्प्लीट ना हो जाए। देखो हमने इसके अंदर क्या लिखा है, वंस द डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, जब डिपार्टमेंट बन गए हैं तो अगला काम हमारा है डिपार्टमेंट का हेड बनाना, जो यह देखेगा कि हर किसी को काम सौंपना है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं प्रोडक्शन का एक हेड होगा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग हैं सबको एक एक अपना अपना काम सौंप दे। ठीक है, टीचिंग का हेड होंगे जिनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हर टीचर्स को पढ़ाने, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दें। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर्स हो सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, ये सब क्या करेंगे, ये लोग जो है बाकी मेंबरों को जो क्या है वे काम सौंपेंगे कि आपको ये काम करने हैं, आपको वो काम करने हैं। ठीक है, जब भी तुम किसी को काम सौंप रहे हो तो एक बात पर ध्यान में रखना, जब भी तुम किसी को काम सौंप रहे हो तो कुछ बातों को ध्यान में रखना कि काम हमेशा सौंपना है उसका स्किल, उसका क्वालिफिकेशन, उसका जो है एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ों को देख करके, स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ को देख करके। फ्रेशर, उसे फ्रेशर बोलते हैं। तो यदि फ्रेशर है तो तुम्हें हाई प्रोफाइल वाले प्लेस पे नहीं भेजने हैं, पहले वैसे जगह पे भेजो। फ्रेशर्स के साथ हमेशा एक बैकअप में ओल्ड होते हैं, पुराने लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होल्डर होते हैं जो उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है, अब बताओ, मान के चलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सपोज करो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो है मार्केटिंग के लिए एक स्टाफ को भेज रहे हैं, मार्केट में जाओ भाई, मार्केट का कंडीशन चेक कर लो, मार्केट में जो है सेलरों से बातचीत कर लो, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, क्या वे लोग ओपिनियन देना चाहते हैं। वहाँ पर यदि बताओ कि हम एक फ्रेशर को अकेले भेज रहे हैं, वो तो मार्केट में जाते के साथ जो है मार्केटियर का, सेल्स पर्सन्स का तरह तरह के वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, लोग पूछेंगे, पेशेंस नहीं होंगे, धैर्य। अधिकांश जो देखो मार्केटियर जो होते हैं, जो दुकान वगैरह में जाते हैं, सेलर जो होता है उनको आधा से 1 घंटा 2-2 घंटा बैठाए हुए रह जाता है, वो अपना काम करते रहता है, बेचारा को बैठना पड़ जाता है। पेशेंस ये तो नहीं रख पाएंगे, न्यू जो होंगे फ्रेशर नहीं हो, फ्रेशर होंगे जो ये काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सेलर जो है थोड़ा सा उग्र होकर के बोलने लगे तो ये भी हाइपर होकर जवाब दे दे, तो इससे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिट्टी में मिल सकता है। तो फ्रेशर वैसे जगह पे नहीं जा सकते हैं, हाईली रेटेड प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं। उनके साथ साथ यदि तुमको फ्रेशर्स को भेजना है तो एक एक्सपीरियंस लोगों को भेजो जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये जाएंगे एक्सपीरियंस वाले लोगों के नेतृत्व में रह करके सीखेंगे किस प्रकार वे काम कर रहे हैं, तब तो जाकर के वे भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, उन्हें जो फ्रेशर है उन्हें वैसे जगह पे भेजा जा सकता है, उनकी वजह से यदि कोई काम में नुकसान भी हो तो डायरेक्ट कस्टमरों के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, बाकी अन्य मेंबर जो है, अन्य स्टाफ जो है हैंडल कर ले। चौथा जो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखवाया है, इसके अंदर हमने लिखवाया है मॉरली अलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम हुम ही हैज़ टू टेक ऑर्डर एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। देखो, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना प्रदान करना। ठीक है, सूचना प्रदान करना। यदि मुझे कोई भी काम मिले हैं, मुझे कोई भी काम मिले हैं या तुम लोगों को एज एन एम्प्लॉय कोई भी काम तुम्हें मिला है
तो तुम्हें इस बात पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या मुझे हर कोई आदेश दे सकता है काम करने के लिए? क्या मुझे हर कोई आदेश देगा काम करने के लिए? यदि ऐसा हो तो कल को जो हमसे जो लोअर पोस्ट के लोग हैं वो भी हमको आदेश दे देंगे। देखो, आदेश देना अलग चीज होता है, अनुरोध करना अलग चीज होता है। अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। चलो भाई, लोअर पोस्ट का हो या हायर पोस्ट का, डजंट मैटर, बेचारा प्रेम पूर्वक बोल तो रहा है। अब बताओ, तुम्हारा लोअर पोस्ट का कोई आदमी है, तुमको बोलता है ये काम तो बोला गया था करने के लिए, क्यों नहीं किए हैं? वहां पे जो है जाहिर सी बात है उग्र होने वाला नेचर हो जाएगा। थप्पड़ लगा दोगे? जी नहीं, मतलब तो वही हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कम और ये जो है कुरुक्षेत्र ज़्यादा बन जाएंगे वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में टू हुम यू हैव टू टेक द ऑर्डर, ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड टू हुम यू आर अकाउंटेबल, तुमने किससे आदेश लिया, अपने काम को करने के बाद तुम किसे सूचित करोगे कि हमने ऐसे काम कर दिया, यह भी जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तुमने कहाँ से काम किया और किसको तुम रिपोर्ट करोगे, सूचना दोगे, यह होना बहुत ज़रूरी है। यही है रिपोर्टिंग रिलेशन, मतलब कि सूचना प्रदान किससे हमको करना है, किससे हमको सूचना प्राप्त करना है और हम काम करने के बाद हम किसे जवाब देने वाले हैं, यह कहलाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में टोटल 4 प्रोसेस है बाबू। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और चौथा जो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। 4 प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन आंसर में 6 लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर में 6। लेट अस चेक। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग थर्ड या हाँ ऐसे 1 से 10 के बीच में लॉन्ग आंसर टेन में नहीं है, हाँ 7 में एनी, अच्छा एनी 6 है। एनी 6 मतलब क्रिएट हुआ कि एनी मतलब समझ आया मतलब कि 10 में 6 को कोई लिख दो। ये मेन 4 ही हैं, वहाँ एनी, वहाँ एनी 4 कर देना। अब फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब किनको जानना है फिर ये बीच में मत बोलना कि हम पढ़ाते हैं तो बात तो होता नहीं है। कितने बार हमने टोका है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझदार के लिए वैसे तो इशारा काफ़ी होता है, लेकिन देख लो अभी फिर भी जो है वही चल रहा होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार का हो गया। एक को बोलेंगे फॉर्मल और दूसरे को बोलेंगे इनफॉर्मल। ठीक है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, फॉर्मल से शुरू करते हैं। फॉर्मल
कहना मैं ये चाह रहा था कि हम लोग नॉर्मली ऐसे शुरू करते थे इनफॉर्मल से, पहले इनफॉर्मल लेके चलते थे। इनफॉर्मल में क्या है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनफॉर्मल में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हें जैसा काम करना है, सिर्फ काम हो जाने से मतलब है। फॉर्मल में प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइमिंग सब मायने रखता है। ठीक है, देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या लिखवाया। दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय मैनेजमेंट to achieve organizational goal in which responsibilities, authorities, mutual relationship among the employee of the working in an enterprise are clearly defined। देखो, यह वह ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, यह वह ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें लोगों को, मतलब लोगों को कहने का मतलब कौन, एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट्स, लोगों को कहने का मतलब एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट्स। तो यह वह ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। सबऑर्डिनेट्स को क्या दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दिया जाता है और एक म्यूचुअल रिलेशन दिया जाता है। मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट्स से हम जब काम करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट से हम काम करवाएंगे। तो सबऑर्डिनेट से जब हम काम करवा रहे हैं तो लोगों को एक अथॉरिटी देंगे, अधिकार देंगे कि तुमको ये करने का अधिकार होंगे। ठीक है, तो अधिकार देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगे, क्योंकि अथॉरिटी हम देते हैं, अधिकार देते हैं, तो जिम्मेदारियां भी देना अति आवश्यक है। बिना जिम्मेदारी का अधिकार कोई काम का नहीं है और बिना अधिकार का जिम्मेदारियां कोई काम की नहीं है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, दोनों, अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्प्लीट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी इनकम्प्लीट है। हाँ, मेड फॉर ईच अदर, मेड बाई ईच अदर नहीं, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड फॉर ईच अदर एट इक्वल बैलेंस। ये ज़्यादा नहीं ना ये ज़्यादा, दोनों इक्वली होने चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और इसके साथ साथ लोगों में आपसी सहयोग की भावना होना चाहिए, तभी जो है काम एक सही तरीके से किया जा सकता है। इट कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। अब इसके बारे में इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या है फीचर्स। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। यह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएंगे। मतलब कि किसे कौन सा अथॉरिटी देना है, किसे कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने हैं, ठीक है, ये सब डिसाइड करने वाला इंसान कौन होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखवाएं, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन द रिटन फॉर्म। देखो, इसमें तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, क्या तुमको काम करना है, कैसे काम करना है, कितने समय तक काम करना है, ये सब जो भी हम तुमको सौंप रहे हैं काम, रूल्स जो भी तुमको हम सौंप रहे हैं, जो भी तुमको एक्टिविटियाँ सौंप रहे हैं, तुमको ये वो ऐसे वैसे करना है, उस सबको हमें रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा, लिख करके। यदि मैं कह दूँ कि तुमको ये काम करे, तुमको ये पढ़ाना है, तुमको ये काम करना है, तुमको सेल्स संभालना है, तुमको जो है मैनेजमेंट संभालना है, तुमको फाइनेंस संभालना है, तुमको मार्केट संभालना है, सिर्फ मैंने ओरली बोल दिया तो वह चला जाएगा बाबू इनफॉर्मल में। यदि फॉर्मल में है तो सारे इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। ठीक है, इट इज इम्पर्सनल, डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ इमोशन एस्पेक्ट्स। यह जो है इनफॉर्मल, इसमें कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाँ बातें कर लो, तुम लोग का हमेशा हम बोल रहे हैं बाबू, लास्ट वार्निंग भी ये समझ लो, जब पढ़ाया जाए चुपचाप से सुनना करो। बातचीत टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए होते हैं, लेकिन तुम लोगों का अपना दुनिया में चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं तो ये सारे इन द फॉर्म ऑफ रिटन होते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें कोई भी इमोशन नहीं काम करेगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है,
अब ये इमोशंस के लिए कहने का मतलब क्या, मान लो कोई एम्प्लॉय को मैंने काम दिया कि तुम्हें आज 5000 सेल को पूरा करने थे, 5000 सेल पूरे करने थे। अब बेचारा रास्ते से जा रहा था, उसका गाड़ी का चक्का ही पंचर हो गया, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम हो गया, वो पूरा नहीं कर पाया। अब बेचारा मैनेजर के पास जाता है, सर टायर पंचर हो गया, आज नहीं हो पाया। यहाँ पे कोई इमोशन नहीं काम करेगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने आपको जो काम दिया था वो काम मुझे कंप्लीट चाहिए एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत पे। इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि विद्यालय वगैरह तुम लोग की बात करूँ, यहाँ की मैं बात करूँ, तो मान लो कि किसी दिन तुमने होमवर्क नहीं बनाया, याद नहीं था, शादी में चले गए थे, यदि ये बहाना दे करके मैं छोड़ दूँ, ये बहाना दे करके मैं छोड़ दूँ, तो ये कहला जाएगा इनफॉर्मल। लेकिन नहीं, रूल इज़ रूल, कंप्लीट नहीं है तो पनिशमेंट मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए, मिलेंगे तो मिलेंगे। अब तुम शादी में गए थे, तुम्हारा तबीयत खराब था, तुम बर्बादी में गए थे, या तुम क्या करे थे, डजेंट मैटर, तुम्हारा कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगे। दैट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? इसमें हाँ ठीक है, ऐसे ही पता था। यह जो है फॉर्मल में होते हैं, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होते हैं। आगे की फिर हम लोग बात करते हैं, इट क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। हर किसी का अथॉरिटी, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है और तुमको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, ये सब हर इंसान को समझाया जाता है, ठीक है। 5वां में हमने लिखवा है, इट क्रिएट्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यदि हम ऐसा करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम फॉलो करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य था, हम जो चाहते थे, उस उद्देश्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ फ़ायदे भी हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 1, हम आसानी से लोगों का काम, आसानी से लोगों को अथॉरिटी और आसानी से लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैंड ओवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, हमको सोचना नहीं। इनफॉर्मल में क्या होगा, तुमको ये काम करना है, कर लोगे ना, हम ना करेंगे, तुम करोगे ना, हम भी, हमसे नहीं हो पाएगा। तो लोग इनफॉर्मल में आनाकानी करेंगे, हमसे नहीं होगा, उसको दीजिए, उसको कहो, ये करना है, वो करना है। लेकिन फॉर्मल में क्या है, तुमको करना है, तुमको करना है, सबको एक जो काम मिला है उसमें कोई किंतु परंतु, कोई ऑब्जेक्शन वाला बात नहीं है, ठीक है। तो आसानी से हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब कोई भी इंसान एक ही काम को दोबारा नहीं कर सकता है, ओवरलैप नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको अपना अपना काम दिया गया है। इसमें क्या होगा, इनफॉर्मल में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाएंगे। देखो, हम एक ही साथ दोनों को हम बताते चल रहे हैं, एक ही साथ हम दोनों बताते चल रहे हैं। फॉर्मल में क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। हमने इसको काम दिया तो ये बेचारा अपना काम करेगा, उसको मैंने दिया तो वो अपना काम करेगा, सबको मैंने काम दिया, सब अपना अपना काम करेगा, है? लेकिन इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक को दिए हैं, दूसरा तीसरा सबको काम दिए, ए तुम्हारा हुआ जी, होगा ना मेरा लकमा, इतना ही तो करना ही है। इनफॉर्मल में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें बनता है, कौन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको आदेश देने वाला है, कौन किससे आदेश देगा, ये एकदम क्लियर पता होता है। जबकि इनफॉर्मल में कोई पता नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे टॉप लेवल के द्वारा बनता ही नहीं है, रूल बनते ही नहीं टॉप लेवल, अपने में सारे लोग मिलके बनाते हैं, तो तुम बोलेगा तो होगा, वहाँ पर ये वाली बात हो जाती है। इनफॉर्मल में जो है किसी का भी जो है आदेशों की जो है उल्लंघन किया जा सकता है, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होते हैं। अगला जो है, इजी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम जो चाहते हैं वो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि हम ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल तरीके से चलाएं, ठीक है। उसके बाद फिर है स्टेबिलिटी इन द पर्सनल, स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्थिरता का उत्पन्न करता है, स्थिरता की भावना उत्पन्न करता है। स्थिर है क्योंकि यहाँ हर कोई जानते हैं कि किसको कौन सा काम मिला है। मान लो सपोज करते हैं कोई अजनबी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किए हुए थे, चला रहे थे, कोई अजनबी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, पूछता है कि हमको जो है इस सेल्स वाले हेड से मिलना है, सेल्स वाले का हेड जो है उससे हमको मिलना है। रिसेप्शन काउंटर पे सीधा बता देंगे कि आप यहाँ पर चले जाइए,
वो सेल्स का हेड है, हैं, वही काम संभाले हैं। लेकिन इनफॉर्मल में 2-3 लोग मिलकर के कर रहे हैं, 2-3 लोग मिलकर कर रहे हैं। किसके पास जाए? ये इसके पास गए ना, काउंटर नंबर 2 के पास जाइए, जैसे SBI करता है, एक काउंटर पे जाओ तो वो काउंटर पे, वो काउंटर पे जाओ तो वो काउंटर पे, है कि नहीं? और ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ कर लिए तो कहेगा लंच के बाद आना। अब आगे चलते हैं, इसका कुछ नुकसान। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नुकसान भी है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग का लंच थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। SBI वाले का लंच खत्म हो या ना हो, 1.5 घंटा का लंच होता है, 1 घंटा का। तुम लोग का लंच 1.5 घंटा। अरे यहाँ का लंच, या मतलब कि यहाँ क्लास का आने का टाइमिंग का लंच की बात कर रहे हैं। पढ़ाई करना, दिमाग को खाना खिलाना है। तो पढ़ रहे हो तो किसको क्या कर रहे हो? तो दिमाग को खाना खिला रहे हो, भरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है बाबू, देखते हैं। द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच इज अननेसेसरली डिले। अब इसमें रूल है, देखो एक चीज पे ध्यान देना, जहां पे रूल शामिल होता है फॉर्मली, वहां पे डिले इन द वर्क और बहाना खोजने लगते हैं लोग, कैसे काम को करने से बचा जाए, बहाना खोजने लगते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब एम्प्लॉय नया अपने मस्तिष्क से, अपने विचार से नया नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि वो इंसान को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसको मिला है, उसके पास जो अधिकार दिए गए हैं सिर्फ वही अधिकारों का ही इस्तेमाल करना है। नया को तो खुद इनोवेट कर नहीं सकता है, नया तो कुछ अपने हिसाब से अपने दिमाग से लगा नहीं सकता है ना, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्क उसे असाइन किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन। तीसरा नुकसान की बात करते हैं, लिमिटेड इन स्कोप। मान लो कि इस डिपार्टमेंट वाला कोई एक इंसान का लेके चलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान का लेके चलो, जो सपोज करते हैं कि मैन्युफैक्चर का काम करता था, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर रिलेटेड नॉलेज ही होगा, मैन्युफैक्चर रिलेटेड नॉलेज ही होंगे। यदि वो चाहे कि हम दूसरे सेक्टर्स में और ग्रोथ करें, हम आगे बढ़े, तो यह पॉसिबल उसके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यदि फॉर्मल की बात करें, इससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संगठन। औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब औपचारिक संगठन, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक, जिसमें रूल्स तो हैं लेकिन रूल्स कौन बनाएगा नहीं जानते हैं, काम तो होंगे लेकिन किसे काम करने हैं ये नहीं जानते हैं, बस काम हो जाने से मतलब है। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल खराब है। देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग एक साथ मिल करके, एक इंटरेस्ट वाले लोग, एक पसंद वाले लोग, एक ही चीज़ में रुचि रखने वाले लोग आपस में रहते हैं, एक ही काम को मिल करके करते हैं। ठीक है, और मिल करके एक आपसी भाईचारा ऑन टॉप को रखते हुए काम करते हैं। अच्छा ठीक है, बहनचारा भी, बहनचारा ऑन टॉप और भाईचारा ऑन टॉप, दोनों को रख करके काम करते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल में, फॉर्मल में भाईचारा बहनचारा कोई चारा नहीं होता है, यहाँ पर गाय का चारा होते हैं। फॉर्मल में गायों का चारा, मतलब कि गायों का चारा में क्या होता है, गाय को तुम जो खिलाओगे वही खाएगा ना बेचारा। और यहाँ पर भाईचारा है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम तुमको कोई काम दिया गया, नहीं हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हमको वो वाला काम चाहिए, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन इसमें जी नहीं, इसमें जो तुमको काम मिला है वही करना है। इसका कुछ फीचर्स की बात करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर की बात करते हैं तो क्या है, तो नंबर 1 की बात करते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्पत्ति भी जो होता है, ओरिजिनेशन, इसका ओरिजिन भी फॉर्मल से ही हुआ है।
ये याद रखना, इसका उत्पत्ति भी कहाँ से हुआ है? फॉर्मल से हुआ है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन से ही आया है बन करके, इसमें नया कुछ नहीं है, इससे ही आया। जैसे देखो इसके अंदर रूल्स होते हैं, यहाँ पर भी रूल्स है, बस शर्त यही है कि इसमें रूल्स दिया गया किसको फॉलो करना है, यहाँ पे कौन फॉलो नहीं कर रहा है ये देखना है, ठीक है। इसमें यदि हम बात करते हैं काम करने हैं, हर किसी यहाँ भी काम करना है, लेकिन अंदर यह है कि इसमें हर किसी को काम दिया गया किसको कौन सा काम करना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम करे लेकिन काम होते रहने से मतलब है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इससे ही निकल के आया है। अगला, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। इसमें मैंने बताया था क्या, जितने भी रूल्स होंगे प्रोसीजर होंगे वो सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ रिटन होने चाहिए, लिखित होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर सारे रूल्स एंड प्रोसीजर मौखिक होता है, ओरली होता है। तुमको ये काम करना है, कर लोगे ना? नहीं, मारेंगे 2 थप्पड़। ये इनफॉर्मल की बात है, नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मल में रहता है, तुमको इन द फॉर्म ऑफ रिटन मिल गया, स्टाम्प मोहर सब के साथ मिल गया, तुमको अब करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें रूल्स वगैरह बनाएंगे कौन? इसमें रूल्स वगैरह बनाएंगे कौन? टॉप लेवल, इसका कोई लाइन नहीं है, कौन बनाएंगे? मिडिल भी बना सकते हैं, लोअर लेवल भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, सब आपस में मिल करके बनाएंगे। ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, क्या विचार है? रखा जाए कि नहीं रखा जाए? नहीं रखा जाए तो नहीं, तुम लोग से पूछेंगे ऐसे भी तो कहोगे नहीं रखा जाए। काम करना है कि नहीं करना है? करना है। सैलरी लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। नहीं लेना है? वाह, पहला एम्प्लॉय मिला है जो कहता है काम करेंगे लेकिन सैलरी नहीं लेंगे। अगला, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द एनी मैनेजमेंट। इसमें कोई भी मैनेजमेंट शामिल नहीं है कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करने वाले हैं। इट इज़ पर्सनल। इसमें देखो, इसमें ये लड़का, इसमें इमोशंस की वैल्यू था कि नहीं था? इसमें इमोशंस का वैल्यू नहीं था, यहाँ इमोशंस की वैल्यू है। मतलब कि इसमें हम मगरमच्छ वाला आंसू नहीं निकाल सकते हैं, निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर की मैं बात करूँ तो मगरमच्छ की आंसू का भी कद्र है। आई बात समझ में? इनफॉर्मल में मगरमच्छ वाला आंसू का भी कद्र है। इसका कुछ फ़ायदा देख लेते हैं। स्पीड, अब बताओ दोनों में से काम स्पीड तेज़ी से किस में होगा? इसके अंदर तेज़ी से काम होगा कि इसके अंदर तेज़ी से काम होंगे? फॉर्मल के अंदर नहीं होंगे तेज़ी से काम, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग अक्सर बहाना खोजते रहेंगे, अक्सर एक स्ट्रॉन्ग बहाना खोजते रहेंगे, एविडेंस खोजते रहेंगे कि कैसे काम से बचा जाए, टाइम काटने का कोशिश करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम काटने का कोशिश करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, सब एक ही पसंद वाले नहीं हैं जी। मतलब देखो यहाँ पर हम सीधे बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल में क्या हो गया, एक मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट्स, मालिक नौकर के बीच के जैसा फीलिंग आता है, लेकिन इसमें मालिक नौकर सारे दोस्त हैं, मालिक नौकर सारे दोस्त हैं। तो दोस्त है तो दोस्त होकर के दूसरे दोस्त की भावनाओं को कदर नहीं कर रहे हो तो वो कौन सी दोस्ती है? सोच लो। एक दोस्त होकर के जो है दूसरे दोस्त की जो है तकलीफ में उसका तुम मजाक बना रहे हो। देखो तकलीफ में मजाक बनाना वो अलग चीज़ है, जैसे कि मान के चलते दोस्त को जो है, दोस्त चलते चलते रोड पे गिर गया या किसी से लड़ाई हो गया तो वहाँ पर बैठ करके उसका मजाक बना लेना वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वास्तव में कोई भी वैसा दोस्त नहीं होगा जो अपने दोस्त की खुशियों में जो है अपना मातम निकाले, दूसरे दोस्त की खुशियों में अपना खुशी खोज लेते हैं, वैसे दोस्त कहलाते हैं। ठीक है क्या?
अब बताओ, हर किसी यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं सब एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, तो यही काम करना पड़ेगा। खुद देखो, मैनेजर वहाँ पर बोले या ना बोले, एम्प्लॉय बोलेगा अरे सर ये वाला काम अभी बाकी था ना, लगे जल्दी से ही कर देते हैं, आज कंप्लीट कर ही देते हैं ये काम। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे मैनेजर आ रहे हैं, दूसरा काम में व्यस्त हो जाओ, काम तो कर रहे हैं ना, दूसरा काम में व्यस्त हो जाओ, डिले इन द वर्क यहाँ होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी बात नहीं होता है, फटाफट काम होते हैं। फॉर्मल में टारगेट मिलते हैं, लेकिन टारगेट पे लोग ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं काम करते, लेकिन इसमें डिले इन वर्क है। हमेशा प्रयास यही रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम चोरी हो, काम चोरी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है, SBI ले लो, SBI ले लो, SBI लंच के बाद आना, ये काउंटर वो काउंटर। लेकिन आ जाओ एक्सिस बैंक, इसमें आते हैं एक्सिस बैंक, या फिर जो है तुमको भी लेके चलते प्राइवेट बैंक, HDFC लेके चलो। अब बेचारा दुबे तीन को देखो, इसमें खुद तुम अपना लॉजिकली लगा लो, इसमें एक्सिस वगैरह में, सॉरी क्या, एक्सिस में मुश्किल से लगता है तीन लोग हैं मिल करके पूरे बैंक को मैनेज किए हुए हैं। एक वहाँ का जो टेलर है, टेलर मतलब जो पैसा निकालता है जमा करता है, वो फॉर्म भी भर दे रहा है, वो पैसा भी निकाल दे रहा है, RTGS भी कर दे रहा है, लगभग सारे काम कर दे रहे हैं। वहाँ पे सारे के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें काउंटर नंबर 2 के पास जाओ, काउंटर नंबर 3 के पास जाओ, काउंटर नंबर 3 के पास, अरे काउंटर नंबर 2 के पास तो जाना था, 2 के पास जाओ, लंच के बाद अब आना। तो इसमें काम चोरी नहीं होता है, स्पीडी से काम होते हैं। आगे फिर है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। बाबू हर किसी का एक सोशल नीड होता है, हर किसी का एक सोशल नीड है। क्या तुम लोगों का सोशल नीड है? पर्सनल नीड है, सोशल नीड नहीं है। मतलब कि तुमको जो है पर्सनल नीड मान के चलते, एक तौर पे उदाहरण लेके चलते हैं, पर्सनल नीड में तुम्हारा क्या है? पैसा कमाना नहीं, अच्छा कुछ और। मेरे अकॉर्डिंग तो पर्सनल नीड वही था, इसलिए हमने बोला, बोलो पैसा कमाना, चलो ठीक, पैसा कमाना पर्सनल नीड है। तुमने बोला कि पर्सनल नीड को हम वैल्यू देते हैं, सोशल नीड को वैल्यू नहीं देते। पैसा कमाना तुमको जैसे भी मिल जाए, लेकिन हम कहते हैं कि तुमको हम पूरे बाजार में, पूरे भरे बाजार में, भरे बाजार में 10 चप्पल मारेंगे, और उधर जो पर्सनल नीड तुमको तुम्हारे घर पे आके तुमको 1000 रुपया दे देंगे। सामाजिक नीड है ना, सोशल नीड है, ठीक है। तो हर किसी का, हमने इसलिए बोला था हर किसी का सोशल नीड है। समाज में अपना अस्तित्व, समाज में हमारा रेपुटेशन, सोसाइटी में हमारा जो है वैल्यू, कद्र हो, मान सम्मान हो, ठीक है, ये सब जो है फुलफिल होता है इनफॉर्मल के अंदर। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे फुलफिल नहीं हो पाते हैं। देखो फॉर्मल में क्या होंगे, मान लो कि तुम ड्यूटी वर्किंग आवर में हो, ड्यूटी आवर में हो हैं, और तुम कहीं पर बाजार में दिख गए, उधर से तुम्हारा गलती से मैनेजर मिल गया और तुमको देख लिया वो काम करते हुए जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं, लंच टाइम दोपहर का होता है, तुमको मिल गया 3 बजे तुम्हारा मैनेजर, और तुमको दिख गया कि अरे वो तो जो है बैठ करके जो है रेस्टोरेंट में या कहीं पर होटल में खाना खा रहा है। ये तुमको भी करना था, वहीं पर सुनाना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसमें, क्योंकि तुम बंधे हुए हो। 3 बजे कौन सा लंच होता है? मान के चलो लंच का टाइमिंग में हमको खाया था, हमको भूख लग गया, हमको 4 बजे फिर से भूख लग गया। पेशेंस इसमें वो काम नहीं। लेकिन इसमें क्या है, मान के चलो तुम खा रहे, अरे सर आइए अभी बैठिए ना, काम करते करते क्या बताया सर, भूख लग गया, तो वो सोचेगा काम तो होते ही रहेगा, खा भी लेता है।
ये बेचारा, ये अलग बात है, मैनेजर जो रहेगा मिलकल तो बताते हैं तुमको, लेकिन समाज में हाँ खाओ खाओ मेरा पेट भरा हुआ है क्या करके, ठीक है। तो इसमें फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड है, समाज में तुम्हारा जो अस्तित्व है उसको फुलफिल किया जा सकता है, जबकि फॉर्मल के अंदर नहीं किया जा सकता है। आगे फिर बढ़ते हैं, क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान बहुत ही तेजी से होता है। इसमें क्या है, तुमको यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है। जहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड लग जाएंगे बाबू, स्केलर चेन आ जाएंगे। ये काम करने के लिए उससे ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ये फाइल पहले ये डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट घूमते रहेगा। मतलब कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इट विल टेक टाइम, इसमें समय लग सकता है। लेकिन इनफॉर्मल में मान के चलते हैं कि एचआर है, उसको प्रोडक्शन वाले में कोई प्रॉब्लम हुआ था, क्या हो गया जी तुमको, ऐसे देखना था, अरे लाओ ना महाराज, ऐसे तो करना होता है। जाकर के क्विकली जो है क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल में सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसका कुछ नुकसान है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इतने फायदे पड़े हो तो क्या इनफॉर्मल का कुछ नुकसान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो देखते हैं नुकसान क्या है। इट क्रिएट्स र्यूमर, ठीक है। र्यूमर का मतलब जानते हो? र्यूमर का मतलब अफवाह फैलाता है ये, झूठ मूठ का। मान लो कि देखो इसमें सारे के सारे लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, एक साथ रहने वाले हैं। बेचारा गलती से कह दिया कि यार जानते हो, अपने ही एम्प्लॉय में बोल दिया, जानते हो कल जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे तो मैनेजर सर है ना कि घर में बहुत आवाज़ आ रहा था, तो कान लगा के सुने तो दोनों कोई अपने में लड़ रहे थे। झूठ मूठ का यहाँ पर। अब मैनेजर जा रहा है, देख, अब बेचारा मैनेजर को पता नहीं क्या हो गया भाई, हमको देख के क्यों हंस रहे हो? र्यूमर। अब सुनो, जहां पर र्यूमर होगा वहां से र्यूमर जहां पर होता है, र्यूमर से बाबू निकलता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब अंगूरी लेता, उलझन, टेंशन। कितना अच्छा से एकदम हैप्पी मूड से आ रहे थे, एकदम मनपसंद बेचारे का, हो सकता है मैनेजर का मनपसंद का खाना पका मिला होगा उसको लंच में, और हम घर से हंसी मजाक करते हुए आया, और यहाँ पे झूठ मूठ का र्यूमर की वजह से बेचारे को टेंशन हो गया। क्या बात है भाई, सब देख करके हंस काहे रहा था, यही सोचते रह जाएगा, ठीक है। तो जो काम नहीं करना था वो काम करने लगेगा, टेंशन हो जाएगा, एनेक्सिटी हो जाएंगे, और अपने एम्प्लॉय पे डांटने भी लग सकता है। एंजाइटी। अगला, इट रेसिस्ट चेंज एंड लेस स्ट्रेस। इसमें बाबू चेंजेस जब किए जाते हैं, जब परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशन है तो चेंजेस तो होते ही रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है तो चेंजेस तो होते रहेंगे। तो जब चेंजेस होता है लोग यहाँ पे अपोज करने लगते हैं, है। मान के चले टाइमिंग क्या चेंजेस हुआ है, हमको टाइम पे नहीं आएंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग अपोज करने लगते हैं, लोगों की कद्र नहीं हो पाती है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहें, हंस के आए, रो के आए, आना है तो आना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाते हैं, ये इससे जो होते हैं रेसिस्टेंट चेंजेस हो जाते हैं, और लोग जो होते हैं स्ट्रेस में आ सकते हैं। और देखो जहाँ पर हंसी मजाक का माहौल रहता है, एक छोटा सा निर्णय लोगों के विरोध में लिया जाए तो वहाँ पे जो है मैनेजर को ही लोग बुरा भला बोलने लगते हैं। अपने कल लेट से आएगा तो कोई गम नहीं है, आज एक दिन हम लेट से क्या आ गए कि इतना कुछ सुना दिए हैं, ऐसे वैसे वाली बातें हो जाती है यहाँ पर इनफॉर्मल में, ठीक है। अगला है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट।
यहाँ पे ग्रुप का इंटरेस्ट को लोग वैल्यू देते हैं, एकल इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं है। हम क्या चाहते हैं नहीं, सब क्या चाहते हैं, सब क्या चाह रहे वो मायने रखता है। हम क्या चाहते हैं मायने नहीं रखता है, यहाँ पे सब क्या चाहते हैं वो मायने रखता है। अब देखो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस भी समझा दिया है, फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस भी हमने साथ साथ समझाते चले हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको रट जाना। अब तुम लोग अपने विचार से मुझे बतलाओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट या तो फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। Formal is best, but sometimes informal is बेटर, फॉर्मल इज बेस्ट बट इनफॉर्मल इज बेटर। sometimes. वहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी था, शायद तुम लोगों ने ध्यान से सुनने का कोशिश नहीं किया। बोथ, बोलने का मौका ही कहाँ दिए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जो है बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी सुविधा के अनुसार है, जहाँ तुमको अच्छा सुविधा मिल रहा है तो तुम कहोगे फॉर्मल बेस्ट है, जहाँ तुमको सुविधा नहीं मिल रहा है वहाँ कहोगे इनफॉर्मल बेस्ट है, ठीक है। अरे उल्टा। तो फिलहाल का आज का सेशन को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से शुरू करने वाले हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.